Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classic Biology. Dear student, today I start about in this video the new topic of ecology unit, and the chapter name is organism and population. The original topic is adaptation. कैसे हैं बच्चों? आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन हिंदी है इसकी अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन क्या है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए कि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, और पर्यावरण में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, यानी जो भी चेंजिंग होती है, उसके अनुसार अपनी बॉडी को हमें ढाल लेना। अपनी बॉडी को ढाल लेना कहां पे? इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अपनी बॉडी को हमें पर्यावरण के मुताबिक, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक हमको अपनी बॉडी को ढालना। हम कुछ मतलब ये है, कोई भी लिविंग, कोई मनुष्य ही नहीं, कोई भी लिविंग, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेना या अनुकूलित बना लेना, उसके अनुसार अपने आप की बॉडी को ढाल लेना, उसके अनुसार अपने आप को बना लेना, ताकि वो सरवाइव कर सके, जीवित रह सके, जिंदा रह सके। तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? एडाप्टेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं इसकी। डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन ये देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ morphology, physiology and behavior. On the basis of morphology, physiology and behavior, any living being, any character which hold these character and which is helping survive in the long life. समझिए आप? मतलब ये किसी भी लिविंग बीइंग का कोई कैरेक्टर उस किसके बेस पर? मॉर्फोलॉजी की बेस पे, फिजियोलॉजी के बेस पे, कैसा वो वर्क करता है, कैसा वो दिखता है और कैसा वो व्यवहार करता है, इस बेस पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जिंदा रहने के, एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को जिंदा रहने के लिए जो चीज एडॉप्ट करता है, जो चीज अपने ऊपर ढाल लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। ये तो हो गई डिफिनीशन। अब बात क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं, 10-11 पॉइंट हैं इसमें हमने दिया हुआ है। तो चलिए हम देर न करते हुए पहले पॉइंट को उठाते हैं, क्या एडाप्टेशन है। पहले मैं बताऊं, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट एरिया में, उत्तरी अमेरिका के डेजर्ट एरिया में एक चिहुआहुआन फॉरेस्ट होती है, जंगल होती है, जहां पे एक रैट पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंगारू रैट। क्या पाई जाती है? कंगारू रैट। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, कंगारू रैट का कंसिडरेशन की स्टोन के रूप में जानी जाती है, की स्टोन की स्पीसीज के रूप में जानी जाती है। की स्टोन की प्रजातियां क्या होती हैं? कोई भी स्पीसीज या कोई भी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग या कोई भी स्पीसीज या स्पीसीज का ग्रुप, समझे आप? कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी स्पीसीज या कोई भी पर्टिकुलर एनिमल जो अपने नंबर के बेस पे, अपनी संख्या बल के आधार पे उस एरिया में ना जाना जाए, बल्कि अपनी एक्टिविटी, अपने कार्यों के वजह से वो पहचाना जाए, अपने कार्यों के, अपने फंक्शन, अपने एक्टिविटी से वो पहचाना जाए। ठीक। अब कंगारू रैट की बात आती है तो करता क्या है वो? कंगारू रैट क्या होता है? वो डेजर्ट एरिया में पाया तो जाता है, प्यारे मैं बताऊं इसमें कि होता क्या है, वो बड़े प्लांट के सीड को खाता है। ठीक। अगर हम उस डेजर्ट, उस चिहुआहुआन जो डेजर्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, अगर हम कंगारू रैट को रिमूव कर दें, वहां से हटा दें, तो होगा क्या? जो बड़े प्लांट हैं वो फिर से उगाएंगे और रेगिस्तान में हरियाली फिर से जम जाएगी। रेगिस्तान में हरियाली
फिर से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो कंगारू रैट होते हैं बड़े प्लांट के सीड को यानी बीज को खाते हैं, जिससे वहां पे कभी भी हरियाली नहीं आ पाती है और वो डेजर्ट एरिया बना रहता है, मरुस्थल बना रहता है। ठीक, अब इसमें एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन, चूंकि वो जंगल में रहता है, डेजर्ट एरिया में रहता है, तो उसके पानी की रिक्वायरमेंट कहां से होती है? उसके बॉडी में पाई जाती है फैट। हमने लिखा है यहां पे, देखिए नॉर्थ अमेरिका के में जो कंगारू रैट पाई जाती है, उनके पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है इंटरनल फैट। क्या होती है? इंटरनल फैट। उनके बॉडी में आंतरिक जो फैट्स होती है, बसा होती है, जो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से वो अपने पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। किससे? जो इंटरनल फैट होती है, जो उसकी बॉडी में आंतरिक जो वसा होती है, वहां से वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। पहली एडाप्टेशन। फिर ये कहा जा रहा है कि यह सक्षम होता है। कौन सक्षम होता है? इस कंगारू की बॉडी में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, ये कैपेबल होती है, सक्षम होता है किसमें? यूरिन को कंसंट्रेट करने में, उसकी यूरिन की कंसंट्रेशन करने में ये एक्टिविटी उसमें कैपेबल होती है, सक्षम होती है। और वो करती क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या करती है? रिमूव करती है। क्या हटाती है? एक्सक्रीटरी, जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको वो रिमूव करती है, जिससे क्या होता है? मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, कम से कम मात्रा, पानी के कम से कम मात्रा का उपयोग वो करता है और लॉन्ग टाइम वो जिंदा रहता है। कहां पे? किसकी बात में कर रहा हूं? कंगारू रैट का, जो कि स्टोन प्रजाति के रूप में जानी जाती है, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। तो एक एडाप्टेशन है, जिसमें एक अनुकूलन है। अगर ये बताइए कम से कम पानी इस्तेमाल नहीं करेगा वो फैट से, तो लॉन्ग टाइम वो कैसे सर्वाइव करेगा? जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया है कि किसी भी, पहली बात आप डिफिनेशन दिमाग में रखिए कि क्या है एडाप्टेशन। टारगेट है कि लंबे समय तक जिंदा रहना है। लंबे समय तक जिंदा रहना है तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अडॉप्ट करना, ढालना, अनुकूलित बनाना। जैसे इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय सीजन है ठंडक का, तो अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो बॉडी हमारी उस इन्वायरमेंट में जो ठंडी है उसके अकॉर्डिंग वो ढल नहीं पाएगा, तो लॉन्ग टाइम को वो सर्वाइव नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा? इंसान की मौत हो सकती है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो कंगारू रैट है उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्यारे, उस वाटर की रिक्वायरमेंट उसके बाद इंटरनल जो फैट्स होती है वहां से वो पूरा करता, ऑक्सीडेशन होती है, जिससे मिनिमम जो है पानी की मात्रा वो इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को सर्वाइव कर लेता है या जिंदा बनाए रहता है, लंबे समय तक वो जीवित रहता है। फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, एक अगली पॉइंट हमने लिया है कि इन डेजर्ट प्लांट मरुस्थल यानी डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के बॉडी में क्या होती है? एक थिक क्यूटिकल होती है। क्या होती है? थिक, मोटी अस्तर होती है क्यूटिकल की। अब मोटी अस्तर जब क्यूटिकल की होती है तो चूंकि डेजर्ट एरिया में है, उसके लीफ में जो स्टोमेटा पाए जाएंगे, उसके लीफ में, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। और टॉपिक थोड़ा हो सकता है लंबा चला जाए, वीडियो छोटा हमने लिखा है, तो उसमें अगर आपको दिक्कत होगी, पहली चीज पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाइए। क्या? पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाइए। अगर उससे भी आपकी जरूरत नहीं पूरी होती है तो मेरी आवाज अगर ध्यान से सुनेंगे तो बेटा सारी चीज क्लियर होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर वो ध्यान से सुनेंगे प्यारे तो सारी चीज क्लियर होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपटीशन में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था डिजर्ट एरिया में या मरुस्थल वाले स्थानों पर पाए जाने वाले प्लांट में क्या होती है? क्यूटिकल होती है, ठीक है, जिससे होता क्या है? उनकी जो स्टोमेटा होती है सनकन टाइप होती है, मतलब वो स्टोमेटा धंसी होती है, जिससे होता क्या रिजल्ट? उसकी जो ट्रांसपैरेशन की रेट है वो घट जाती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन पानी की जो निकलने की जो रेट है स्टोमेटा से ट्रांसपैरेशन के फॉर्म में वो घट जाती है, तो लंबे समय तक वो सर्वाइव कर लेता है। लो ट्रांसपैरेशन होती है। तीसरी चीज यहां पे, चौथी चीज हमने बताई है यहां पे केम प्लांट। आप फोटोसिंथेसिस अगर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में यानी 11th क्लास में, तो उसमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म एक होती है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो मोस्टली कहां पाई जाती है? सकुलेंट प्लांट में। तो वो देखे होंगे गुद्देदार होती है, वो
गुद्देदार होती है, तो उसमें भी पानी की कम से कम अमाउंट जो है खर्च होती है, तो वहां पर भी ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये विधि अपनाते हैं। और इसमें केम प्लांट में आप देखेंगे, जिसका नाम पूरा फिर से बता दूं मैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या केम प्लांट, इसमें स्टोमेटा को होती है क्लोज्ड हो जाती है। कब? दिन में स्टोमेटा क्लोज होती है, और दिन में क्यों होती है, रात में क्यों नहीं है। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस पे जाना पड़ेगा, या किसी जब फोटोसिंथेसिस की कभी वीडियो बनाएंगे तो वहां पे हम क्लियर कर देंगे। तो इसलिए ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्टोमेटा दिन में क्लोज कर लेती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? केम प्लांट में। फिर बात आती है अपुंसिया डेलनाई, नागफनी या कैक्टस। नागफनी या कैक्टस के प्लांट में देखेंगे, वो भी डिजर्ट एरिया में ऊंचे स्थान पे, क्या ऊंचे स्थान पे रुकती है बेटा। एडाप्टेशन है, पहली बात तो टारगेट दिमाग में रखिए, क्या है हमारी टॉपिक? एडाप्टेशन, जिससे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालने की प्रवृत्ति, एनवायरमेंट के अनुसार अपनी बॉडी को अनुकूलित करने की प्रवृत्ति, या अपने आप को उसके अनुसार बनाने की प्रवृत्ति, ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सके। तो जो कैक्टस है, जो अपुंसिया है, जिसको हम नागफनी कहते हैं, उसमें चूंकि क्या होती है, वो ऊंचे स्थानों पे होती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, जहां पे पानी की मात्रा कम होती है। तो होता क्या है, पत्तियां जो है उसको सूख करके कांटे का रूप ले लेती हैं। पत्तियां जो है किस रूप में ले लेती है? कांटे का रूप, स्पाइन के रूप में जाती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? नागफनी की। जो कांटे होते हैं वो उसकी पत्ती है, और जिसको आप कंसीडर करते हो क्या कि पत्ती है हरी हरी, प्यारे मैं बताऊं वो स्टेम है, वो ग्रीन स्टेम है। अब ग्रीन स्टेम है, जाहिर सी बात है कि उस पर क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और पत्तियां सूख करके कांटे का रूप ले लेती है, ताकि ट्रांसपिरेशन वगैरह कम हो। ठीक, यहां पे हमने लिखा है लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइन एंड ग्रीन स्टेम आर कैपेबल इन द फोटोसिंथेसिस। अगली चीज हम ले लेते हैं, चौथी या पांचवी लाइन में, या नेक्स्ट स्टेप जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊं, एक होती है कोल्ड क्लाइमेट के एनिमल, ठंडे स्थानों पर रहने वाले एनिमल, उनके कान ठंडे स्थानों पर रहने वाले एनिमल, कोल्ड प्लेसेस पर सर्वाइव करने वाले जो एनिमल होते हैं, उनके कान और पैर छोटे होते हैं, ताकि उनमें जो है हीट जो है लंबे समय तक बना रहे। और ये रूल है किसका? एलन का रूल। एलन एक साइंटिस्ट था, उसने रूल बनाया था। एलन का रूल क्या है कि कोल्ड प्लेसेस पर या कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल होते हैं, उनमें ईयर एंड फुट छोटे होते हैं, ताकि हीट जो है लंबे समय तक बना रहे, उसमें ऊष्मा जो है लंबे समय तक बना रहे। छोटे और जो ठंडे स्थान है, उस स्थान पर पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, ताकि वो भी अपने आप को सर्वाइव कर सके उस प्लेस पे। ठीक, अगली बात हम करते हैं पोलर सी, ध्रुवीय समुद्रों में। कहां? ध्रुवीय समुद्रों में जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, जलीय जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स तो आप समझ रहे होंगे, उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। मैमल्स स्तनधारी, जो जिनके शरीर पे बाल होता है, अपने उनकी फीमेल्स जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वी आर आल्सो बिलोंग, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो बिलोंग टू मैमल्स, बट in this case I say to about the aquatic animal, मैं जलीय मैमल्स की बात मैं कर रहा हूं, जो जल में पाए जाते हैं, जो जल में जो स्तनधारी पाए जाते हैं, उसमें नाम आता है सील का। किसका नाम आता है? सील। सील एक एनिमल होता है जो समुद्रों वगैरह में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। उसमें थिक फैट होती है, मोटी फैट होती है, जिसको हम बल्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बर कहते हैं। मतलब समुद्र में पाए जाने वाले कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें थिक फैट्स पाए जाते हैं, मोटी परत होती है बसा की, जिसको हम बल्बर कहते हैं। अब वो बल्बर क्या काम करता है? वो चमड़ी के नीचे होता है। कहां होता है बेटा? चमड़ी के नीचे होता है। सील एनिमल मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? सील एनिमल के बॉडी के चमड़ी के नीचे एक मोटी बसा की लेयर होती है। ठीक है, वह भी क्या काम करता है? उस समुद्री इलाकों में, समुद्री क्षेत्रों में, चाहे समुद्र में पाए जाने के नाते वो लंबे समय तक सर्वाइव करता है। और वो बल्बर किस रूप में काम करता है? एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है, तापरोधी का काम करता है। जिसके कारण होता क्या है? जिसके कारण बेटा होता क्या है? कम से कम हीट का लॉस होता है। अभी हमने बताया वो बल्बर या थिक फैट होने के नाते चूंकि पानी में पाया जाता है, अगर ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा, उसका ज्यादा उष्मा उसमें लॉस हो जाएगी, तो सर्वाइव पानी में नहीं कर पाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? वो मर जाएगा।
ये एडाप्टेशन है। क्या है ना? एडाप्टेशन है जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं अगली पॉइंट है हमारी, सम लिविंग बीइंग शो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। कुछ जीवधारियों में क्या होता है? फिजिकल एडाप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो तुरंत रिस्पांस देते हैं। कि लिखा है हमने, सम लिविंग एनिमल शो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड रिजल्ट जस्ट रिस्पांस। वो तुरंत प्रत्युत्तर क्या देते हैं? किसके अगेंस्ट? प्रेशराइज कंडीशन, जो प्रेशर दबाव देने वाली जो अवस्थाएं होती हैं उसके अगेंस्ट वो जस्ट रिस्पांस, तुरंत उसका प्रत्युत्तर देते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं प्यारे? कुछ लिविंग बीइंग जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन या फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं इन हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई पे, समुद्र तल से ऊंचाई, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, दैट इज द एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई वाला, कहां से? समुद्र तल से। लगभग कह रहे हैं 3500 मीटर, 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक स्थान, जहां पे बताओ एक जो स्थान है इंडिया में पाए जाते हैं, मनाली। क्या? मनाली। वहां पे पाई जाती है क्या? रोहतांग दर्रा पाई जाती है। क्या पाई जाता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, पास दर्रा तो आप समझ ही रहे हैं, जो खाई होती है, दर्रा। एक चीज जो हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका माना जाता है, क्या माना जाता है? हाई एल्टीट्यूड इलाका माना जाता है, जो मनाली अपने इंडिया में है, मनाली प्लेस, वहां पे रोहतांग एक दर्रा है। दूसरी चीज है क्या? मानसरोवर, तिब्बत का मानसरोवर, तिब्बत का मानसरोवर, तिब्बत का मानसरोवर। अब इस हाई एल्टीट्यूड अगर है इसमें, तो मानसरोवर, जो तिब्बत की मानसरोवर होती है, उसमें एल्टीट्यूड डिजीज होती है। क्या होती है? एल्टीट्यूड रोग होती है। उच्च हाई एल्टीट्यूड वाले स्थान पर एक एल्टीट्यूड डिजीज होती है, जिसके कारण होता क्या है? नौसिया। क्या होता है? नौसिया। नौसिया मतलब जी में चलाना, सिम्टम है उसका। हाई एल्टीट्यूड वाले स्थान पर रहने वाले जीवधारियों में क्या होता है? उसमें जी में चलाना, और फैटिग, मोटापा हो जाता है, मोटापा हो जाता है, और जो उसकी हार्ट की पल्सेशन रेट होती है, हृदय स्पंदन की दर वो बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन की रेट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है किसमें? हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में पाए जाने वाले लिविंग बीइंग की बात। अब बात आती है अगले, अब उसके पीछे रीजन क्या दिया हुआ है? कह रहा है क्योंकि ये जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में जो एल्टीट्यूड डिजीज होती है बेटा, वो क्यों होता है? कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होती है। कहां पे? हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में। इसलिए ये सफिशिएंट नहीं होती है ऑक्सीजन के लिए, ये एरिया सफिशिएंट नहीं होती है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं होती है, ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण होता क्या है? वो धीरे धीरे उसमें एडेप्टेशन होता है, उसमें धीरे धीरे एडेप्टेशन होता है, और वो हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उस समय उसको हम एल्टीट्यूड वाले डिजीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में जो ये एल्टीट्यूड डिजीज होती है, नौसिया यानी जी में चलाना, फेटेज, या हार्ट की जो पल्सेशन रेट होती है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जब अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसमें एडाप्टेशन धीरे धीरे होता है, और उस एल्टीट्यूड को हम जल्दी महसूस नहीं कर पाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? जो हाई एल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने लिखा है यहां पे हाई एल्टीट्यूड, सॉल्यूशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड डिजीज। इस पे देखिए, इसकी सॉल्यूशन क्या है? द कंपनसेशन ऑफ लो ऑक्सीजन। मतलब जो लो ऑक्सीजन है, यहां पे जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, वहां पे जो लो ऑक्सीजन है, उसका जो क्षतिपूर्ति, उसके एवज में जो लो ऑक्सीजन है, उसके प्रतिपूर्ति यानी क्षतिपूर्ति, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं? ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। है कब? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो प्रोडक्शन होती है, बाइंडिंग पावर डिक्रीज होती है, उसकी बंधन जो शक्ति होती है, बांधने की जो शक्ति होती है, किसकी? ऑक्सीजन के बांधने की शक्ति जो होती है वो डिक्रीज होती है, घट जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है?
इंक्रीज ऑफ रिस्पायरेटरी पावर, जिसके कारण होता क्या है, रिस्पायरेटरी पावर उसकी बढ़ने लगती है। कब? उसकी जब छतपूर्ति हो जाती है, लो कंसंट्रेशन, लो ऑक्सीजन की जब छतपूर्ति हो जाती है, कब? जब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, तब क्या होती है उसमें बेटा कि जो बाइंडिंग पावर है, उसके ऑक्सीजन के बाइंडिंग पावर है वो डिक्रीज होने लगती है और रिस्पायरेटरी पावर उसकी बढ़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, इन मोस्टली लिविंग बीइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन आर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर ऑप्टिमम इन नैरो टेम्परेचर रेंज। कह रहा है कि अधिकतर जंतुओं में जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रेट, formation of energy and the loss of energy, and the formation of energy and loss of energy that depend upon the metabolic activity. ठीक है, एंड ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज ऑप्टिमम, उसकी जो फिजियोलॉजिकल तमाम सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है वो ऑप्टिमम होती है कहां पे? नैरो टेम्परेचर वाले एरिया में, नैरो टेम्परेचर का जो रेंज होता है वहां पे वो ऑप्टिमम होती है। फिर कह रहे हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लाइक आर्कीबैक्टीरिया, वो गर्म झरनों पर, कहां पे? गर्म झरनों पर, गर्म झरने वाले स्थान पर और गहरे समुद्रों में हाइड्रोथर्मल के रूप में होते हैं, हाइड्रोथर्मल के रूप में, जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होती है, उसमें भी वो बेटर फ्लावरिंग कर सकते हैं, किसकी बात मैं कर रहा हूं? आर्कीबैक्टीरिया की बात और माइक्रोब से। फिर है अगले पॉइंट, डिफरेंट फिशेज इज मच डेवलप। क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार की जो फिशेज होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो अत्यधिक डेवलप करती है कहां पे? साउथ पोलर वाटर में। कहां पे? जो दक्षिणी ध्रुवीय पानी है, जहां पे टेम्परेचर हमेशा कम होता है 0 से। समझे आप? अधिकतर मछलियां जो होती हैं, जो साउथ पोलर वाटर होती है, जो दक्षिणी ध्रुवीय वाले पानी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे हमेशा टेम्परेचर जो है 0 से भी कम होती है, और उसमें भी वो सर्वाइव करती है, तो उसमें भी एडाप्टेशन है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मछलियां सर्वाइव करती हैं, तो उसमें भी अगर एडाप्टेशन है तभी तो कह रहे। अब फिर कह रहे हैं वेरियस सी, जो डिफरेंट प्रकार के और जो समुद्र होते हैं, वो वर्टिब्रेट और फिशेज के लिए उपस्थित होते हैं एंड प्रेजेंट इन द मच डिप्रेशन। कह रहा है जो वेरियस समुद्र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के समुद्र होते हैं, उसमें इनवर्टिब्रेट और फिशेज, आकाशुर्की और फिशेज जो वर्टिब्रेटा में आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रेजेंट इन मच डिप्रेशन। और कहां प्रेजेंट होते हैं? अत्यधिक गहराई, समुद्र के अत्यधिक गहराई में। जो डिफरेंट टाइप की फिशेज होती हैं वो समुद्र के अत्यधिक गहराई में और इनवर्टिब्रेट होते हैं। इन दीज प्लेस प्रेशर मच 100 टाइम फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वहां पे क्या होता है? प्रेशर, जो दबाव होता है, वो 100 गुना, 100 बार फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है अगली पॉइंट? सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स फॉर कोप, सामना करते हैं। सम, कुछ जीव जो हैं, इसमें कह रहा है बेटा कुछ जीव प्रदर्शित करते हैं व्यवहारिक रिस्पॉन्स, व्यवहारिक प्रत्युत्तर देते हैं और उसका सामना करते हैं विद द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने व्यवहार को रिस्पॉन्स देते हैं और उसका सामना करते हैं, किसके लिए? विद द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट के चेंज करने, जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग होती है उसका सामना करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करके वो दिखाते हैं। फिर कह रहे हैं अगली पॉइंट, इन मैमल्स, क्या? इन मैमल्स, स्तनधारियों में एक डीलिंग पावर होती है हाई टेम्परेचर के लिए। स्तनधारियों में यानी मैमल्स में डीलिंग पावर होती है हाई टेम्परेचर के लिए। और डिजर्ट में, मरुस्थल में जो लिजर्ड होती है, छिपकली वगैरह होती है, उसके अंदर क्या काबिलियत होती है, क्या एबिलिटी आर एब्सेंट, क्या होती है? डिजर्ट एरिया में यही चीज क्या होती है? लिजर्ड में एब्सेंट होती है। बट दीज आर मेंटेन, ये अपने आप को बनाए रखती हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एंड बाय द बिहेवियरल मीन्स, अपने व्यवहारिक साधनों के द्वारा ये जो लिजर्ड होती हैं अपनी बॉडी को बनाए रखती हैं। और तब वे क्या काम करती हैं? धूप में आकर के अपने बॉडी को सेंकती हैं,
जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी अनुकूलित हो जाती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? मैमल्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा डेजर्ट एरिया में जो लिजर्ड, छिपकली वगैरह पाई जाती है उनमें अपनी बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए वो बिहेवियरल साधनों का प्रयोग करते हैं। अपने व्यवहारिक जो उनके व्यवहार में जो चेंजिंग आती है उस साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी बॉडी को बनाए रखती है और धूप में आकर के अपनी बॉडी को सेकती हैं। मेरे ख्याल से अब एडाप्टेशन में 10-12 पॉइंट या जो भी हो, अलग अलग पॉइंट की चर्चा हमने करी और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। बहुत आसान लैंग्वेज में वो बेटा हमने बात किया है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक होगी हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खुशहाल रहिए। धन्यवाद।